हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम एक और टॉपिक लेके आए हैं। वो टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ ए जनरल एंटीबॉडी, यानी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, लेट अस डिस्कस सम इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट एंटीबॉडी। व्हाट एक्चुअली एंटीबॉडी इज, वेयर फ्रॉम इट इज प्रोड्यूस्ड एंड व्हाई इट इज प्रोड्यूस्ड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हम एंटीबॉडी की बात करेंगे, एंटीबॉडी होता क्या है बच्चों? एंटीबॉडी एक्चुअली गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। ये एंटीबॉडी जो है ये प्रोटीनेशियस इन नेचर होता है, ये प्रोटीन्स का बना होता है। तो एंटीबॉडी जो है ये गामा ग्लोबुलिन होता है। अगर आप ब्लड की कंपोजिशन चेक करेंगे, हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसमें 6 to 8% जो होता है हमारे प्रोटीन्स होते हैं। तो जिनमें मेजर प्रोटीन्स में आपको दिखने को मिलेगा ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स में आपको दिखेगा अल्फा बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन। अल्फा बीटा अगर आप देखेंगे वो तो हीमोग्लोबिन का पार्ट बनाता है, और जो गामा ग्लोबुलिन होता है इन्हीं का रोल बॉडी के डिफेंस में होता है। दैट इज व्हाई दीस गामा ग्लोबुलिन्स आर नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और यही इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज भी कहलाते हैं, राइट? तो यहां तक आपको समझ आया। एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ये असल में प्रोटीन होता है जिसका रोल बॉडी डिफेंस में होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडी कहलाता है। नाउ व्हेनेवर देयर इज एनी एंटीजन जो हमारी बॉडी में एंट्री करता है, तो कोई भी एंटीजन होस्ट के अंदर जाके, हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एक डिफेंस मैकेनिज्म दिखाता है जिसमें वो यही एंटीबॉडी, यही इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस करता है। और वही एंटीबॉडी जो है इस एंटीजन के पास जाके एक स्पेसिफिक साइट पे इसको पकड़ के वहां पे अटैच करके अपने साथ उसको इनएक्टिवेट कर देता है, और हमारी बॉडी को एक इम्यूनिटी दे देता है, डिफेंस देता है अगेंस्ट दिस एंटीजन, राइट? अब ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस कौन करता है? तो बच्चों हमारी बॉडी में एक सेल होती है जिसका नाम है बी लिम्फोसाइट। आपने डिटेल में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ सेल्स में। तो बी लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में होती है। तो बी लिम्फोसाइट जब एक्टिवेट की जाती है तो उसके बाद वो एक्टिवेट होकर क्लोन ऑफ सेल्स बनाती है जिनको हम नाम देते हैं प्लाज्मा सेल्स। तो प्लाज्मा सेल जो होती है इफेक्टर सेल होती है, यही प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडी। किस टाइप का एंटीबॉडी? वो डिपेंड करेगा एंटीजन किस टाइप का है, यानी स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन एंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी जो होती है वो आपस में एग्लूटिनेशन या रिएक्शन करके इस एंटीजन को एकदम इनएक्टिवेट करते हैं और हमें डिफेंस दे देते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये सेम ऐसे ही है जैसे लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है। एक पर्टिकुलर लॉक को अनलॉक करने के लिए एक पर्टिकुलर की होती है, इसी तरीके से एक पर्टिकुलर एंटीजन को इनएक्टिवेट करने के लिए हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो अब हम जनरल एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर यहां पे ड्रा करेंगे, ठीक है ना बच्चे? तो एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ ऐसा होगा जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो एंटीबॉडी होती है, किसी भी एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, सर उस एंटीबॉडी में हमें क्या दिखने को मिलेगा? सर उस एंटीबॉडी में हमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स दिखने को मिलेंगे। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, हमारा जो ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, तो बच्चों हमारी इस एंटीबॉडी में आपको कितने चेन्स दिखने को मिलेंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन्स। सर इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। कितनी होती है? 4 पॉलीपेप्टाइड, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। जिन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में जो 2 चेन्स होती है, 2 लॉन्ग चेन्स होती है, या जिनको हम एक और नाम देते हैं हैवी चेन्स, 2 लॉन्ग और हैवी चेन्स। और इसमें जो 2 होती है 2 शॉर्ट, या जिनको हम लाइट चेन्स बोलते हैं, 2 शॉर्ट और लाइट चेन्स होती है, 2 लॉन्ग और 2 लाइट चेन्स। देखो बच्चे, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, ये मैंने एक लॉन्ग चेन बनाया और ये मैंने एक लॉन्ग चेन बनाया, तो होगी 2 लॉन्ग चेन्स और हैवी चेन्स। नंबर सेकंड इज ये एक शॉर्ट चेन है, ये शॉर्ट चेन है। तो इनको हम लॉन्ग और हैवी क्यों बोलते हैं? सबसे पहले इन 2 ग्रीन चेन्स को अगर आप देखेंगे, एक और 2, तो लेट अस सपोज मैं इनको कलर करूं समझाने के लिए, ताकि हमें और डिटेल में पता चले। मान के चलिएगा इनको हम कलर करेंगे समझाने के लिए। तो ये होगी हमारी एक लॉन्ग चेन, दिस इज वन लॉन्ग चेन, राइट? दिस इज अनदर लॉन्ग चेन। ये हमारी दूसरी लॉन्ग चेन है। तो कलर कोडिंग इसलिए कर रहे हैं बच्चे, डिफरेंशिएशन करने के लिए कि क्या फर्क है लॉन्ग और शॉर्ट चेन में। नंबर सेकंड, हमारे पास एक और चेन है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो अगर आप इन 2 चेन्स को देखेंगे, सर यहाँ पे आपको ग्रीन कलर की एक चेन और दूसरी चेन दिख रही है, दैट मींस 2 लॉन्ग चेन्स। अब लॉन्ग चेन्स हम इनको क्यों कहते हैं? बात कुछ बच्चे ये है, आप देखिएगा, असल में बात ये है कि जो हमारी 2 लॉन्ग चेन्स होती है, 2 लॉन्ग चेन्स, ये लॉन्ग चेन जो है प्रोटीन का बना है। तो प्रोटीन का मतलब होता है कि ये पॉलीपेप्टाइड होता है। पॉलीपेप्टाइड मींस ये बहुत सारे अमीनो एसिड्स का बना होता है। तो इसमें लगभग लॉन्ग चेन में आपको दिखने को मिलेंगे 440 से लेकर 550 अमीनो एसिड रेसिड्यूज। कितने दिखने को मिलेंगे? सर लॉन्ग चेन में हमें 440 से लेकर 550 अमीनो एसिड रेसिड्यूज दिखने को मिलेंगे।
और जो हमारा रेड कलर का ये शॉर्ट चेन है सर, शॉर्ट चेन में आपको 210 से लेकर 220 अमीनो एसिड रेसिड्यूज देखने को मिलेंगे। शाबाश। तो सर हमारी लॉन्ग चेन जो है, लॉन्ग चेन में 440 से लेकर 550 अमीनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं और आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट चेन में 210 टू 220 अमीनो एसिड। जैसे आपने देखा होगा बच्चे, जब हम पढ़ते हैं एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ जब जुड़ जाता है, ये तीसरे के साथ जुड़ जाएगा और इसी तरीके से चलते चलते होता क्या है, दो अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूंगा, मान के चलो ये मेरा लास्ट अमीनो एसिड है, तो आपने देखा होगा अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है, अमीनो एसिड में आपको देखने को मिलेगा एक यहाँ पे वेरिएबल आर ग्रुप होता है और इसके लेफ्ट एंड पे एक अमीनो टर्मिनल होता है जिसको हम बोलते हैं NH2 ग्रुप होता है, और यहाँ पे इसका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH, राइट। अब आप ऐसा मान लीजिएगा बच्चे, ये एक अमीनो एसिड मैंने दिखाया, अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ दूसरा अमीनो एसिड। तो अगर मैं दूसरा अमीनो एसिड भी ड्रा करूंगा तो ये मेरे दूसरे अमीनो एसिड का NH टर्मिनल होगा, है ना, ये इसका H और वेरिएबल R ग्रुप होगा, वेरिएबल R ग्रुप होगा, और यहाँ इसका C डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलिक एसिड COH ग्रुप होगा, राइट। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे पहले अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और दूसरे अमीनो एसिड का जो N टर्मिनल का H है, ये आपस में बॉन्ड करके वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा। तो मान के चलते हमने वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाला, तो बॉन्ड किसके बीच में बनेगा सर, जो नया बॉन्ड बनेगा हमारे पास, वो नया बॉन्ड जो है सर, वो बॉन्ड इस कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन और इस नए जो दूसरा अमीनो एसिड है उसका जो यहाँ पे कौन सा कार्बन है, C वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, और इसके साथ जुड़ जाएगा, है ना। आपको बात समझ आ रही है, ये सॉरी N के साथ NH2 जो है, ये N है यहाँ पे, सॉरी N है, तो इस N और कार्बन के साथ जो ये बॉन्ड बनेगा, दिस बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। नाउ क्या होता है कि अब जो ये हमारे पास ये पॉलीपेप्टाइड बन गया, इसमें बहुत सारे क्या है अमीनो एसिड्स है। आप एक चीज देखेंगे बच्चे, पहले अमीनो एसिड का आपको यहाँ पे एक फ्री एंड दिखेगा, दिस फ्री एंड इज नोन एज N टर्मिनल, क्या बोला जाता है, N टर्मिनस इसको बोला जाता है। और जो लास्ट वाला अमीनो एसिड होगा उसका ये COH ग्रुप होगा, जैसे ये लास्ट वाला अमीनो एसिड है तो इधर C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH होगा, दैट मींस इसका कार्बोक्सिलिक एसिड फ्री है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फ्री है, जिसको हम C टर्मिनस बोलेंगे। यहां तक आपको समझ आया। तो डज इट मीन एक पॉलीपेप्टाइड में लेफ्ट एंड पे N टर्मिनस होता है और राइट एंड पे क्या होता है, C टर्मिनस। नाउ कमिंग टू आवर पॉलीपेप्टाइड चेन, अगर आप इस पॉलीपेप्टाइड को चेन देखेंगे, ये भी तो यही पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, ये भी तो यही पॉलीपेप्टाइड चेन है ना। तो हमने बात करी है सर, जो लॉन्ग चेन है इसमें 450 से लेकर 550 अमीनो एसिड्स है, जैसे एक अमीनो एसिड 2 3 4 इसी तरीके से करते करते 550 है। तो दैट मींस इन सारी चेन्स में होगा क्या, इन सारी चेन्स में भी C टर्मिनस और N टर्मिनस दिखने को मिलेगा। क्या होगा सर, सारी चेन्स में N टर्मिनस और C टर्मिनस दिखेगा। जैसे मैं यहां पे बात करूंगा, लेट अस सपोज मैं इस वाली चेन का बात करूंगा जो हमारी स्मॉलर चेन है या लाइट चेन है। सर इस लाइट चेन का तो यहां पे होगा N टर्मिनस, क्या होगा बच्चों, N टर्मिनस होगा यहां पे। सर यहां पे तो इसका N टर्मिनस है, एक सेकंड, शाबाश। तो यहां पे क्या होगा सर, यहां पे हमारा N टर्मिनस होगा, राइट। सर यहां पे हमारा N टर्मिनस होगा, थोड़ा सा मैं नीचे लिखूंगा सर, ये वाला एंड कहलाएगा N टर्मिनस, N टर्मिनस, राइट। डज इट मीन फिर हमारी जो ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, लॉन्ग चेन है, इसका भी तो होगा ना बच्चे N टर्मिनस, आर यू गेटिंग सर, इसका भी तो N टर्मिनस होगा। तो इस वाली चेन का भी N टर्मिनस होगा और इस वाली चेन शॉर्ट चेन का भी N टर्मिनस होगा। तो इसका अपोजिट एंड जो होगा सर, वो तो C टर्मिनस होगा, इसका भी C टर्मिनस होगा सर, इसका भी C टर्मिनस होगा, यानी C टर्मिनस मींस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यहां पे फ्री होगा। आपको समझ आया बच्चे यहां तक कि जो हमारी ये दो चार चेन्स होती है, दो लाइट चेन्स होती है, दो चार चेन हैवी चेन्स होती है। हैवी चेन्स को हम हैवी क्यों बोलते हैं, बिकॉज़ इनमें 440 से लेकर 550 अमीनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं और इनमें 210 से लेकर 220 अमीनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं। नाउ अनदर पॉइंट, जो इन रेसिड्यूज का मॉलिक्यूलर वेट होगा, डेफिनेटली सर जो लॉन्ग चेन्स है उनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो ऑलमोस्ट 75000 डाल्टन का होता है। कितना होता है, 75000 डाल्टन का होता है। और जो हमारी लाइट चेन होती है सर, उसका मॉलिक्यूलर वेट 25000 डाल्टन के आसपास होता है। रीजन बीइंग सीधी सी बात है, जिसमें जितने ज्यादा अमीनो एसिड रेसिड्यू उसका मॉलिक्यूलर वेट उतना ज्यादा, जिसका जितना अमीनो एसिड रेसिड्यू टोटल नंबर कम, उसका अमीनो एसिड सॉरी उसका मॉलिक्यूलर वेट उतना कम आएगा। बात समझ आ रही है। तो डज इट मीन, अब अगर मैं बोलूं जो हमारे पास दो टाइप की चेन्स है, लॉन्ग चेन्स एंड शॉर्ट चेन्स, डज इट मीन जो हमारा एंटीबॉडी है, क्या मैं एंटीबॉडी को, इस एंटीबॉडी को बोलूंगा ये हेटेरोडाइमर है, हेटेरोडाइमर। What does heterodymer mean? सर हेटेरो मींस डिफरेंट, डाइमर मींस दो चीजों का बना है, यानी ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन्स का बना होता है, एक चेन हैवी चेन और दूसरी चेन लाइट चेन। तो दैट इज व्हाई हमारा जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल होता है इसको हम एक और नाम देते हैं कि हमारा एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो है ये हेटेरोडाइमर कहलाता है। यहां तक समझ आई बच्चे बात आपको? ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये था चार चेन्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे ये हमारा एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो होता है, इस एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में क्या होता है कि डोमेन्स होते हैं, कुछ रीजन्स होते हैं। व्हाट डज डोमेन और रीजन मीन? आई मस्ट से दैट कि डोमेन या रीजन जो होता है, यानी अगर लेट अस सपोज इसके पास 220 अमीनो एसिड्स है, इसमें 220 अमीनो एसिड्स में कुछ अमीनो एसिड्स आपस में एक ग्रुप बनाते हैं, तो उसको नाम देते हैं डोमेन। क्या नाम देते हैं? डोमेन। तो इसी तरीके से लॉन्ग चेन में भी या हैवी चेन में भी वही डोमेन्स होते हैं। तो देखा गया है कि लगभग अप्रोक्सीमेटली 210 अमीनो एसिड्स आपस में एक डोमेन बनाते हैं। तो इसका मतलब हुआ, अब अगर मैं इस एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैं देख सकता हूं कि इस लाइट चेन में दो डोमेन्स होते हैं। कितने डोमेन्स होते हैं? दो डोमेन्स। 210 अमीनो एसिड्स का एक डोमेन होता है। तो मान के चलिएगा, सॉरी 110 अमीनो एसिड्स का एक डोमेन होता है। तो मान के चलिएगा हमारे इस शॉर्ट चेन में 220 अमीनो एसिड्स है, तो 110 ने एक डोमेन बनाया, तो 110 ने दूसरा डोमेन बनाया, तो दैट मींस हमारी शॉर्ट चेन में दो डोमेन्स होते हैं, राइट। इसी तरीके से जब हम अपने इस हैवी चेन को देखेंगे तो पहले इसमें भी तो दो डोमेन्स होंगे, इसमें भी तो दो डोमेन्स होंगे। तो जब हम इस हैवी चेन को देखते हैं तो हमारी हैवी चेन में भी अगर 110 अमीनो एसिड्स का एक डोमेन होगा तो अप्रोक्सीमेटली इसमें तो 450 या 550 के आसपास है। तो ये क्या बनाएगा सर? ये भी बनाएगा एक डोमेन, ये बनेगा दूसरा डोमेन, ये बनेगा तीसरा डोमेन और ये बनेगा चौथा डोमेन। बात समझ आ रही ना? तो इसी तरीके से इसमें भी यही होगा, ये बनेगा एक डोमेन, ये बनेगा दूसरा डोमेन और ये बनेगा
तीसरा डोमेन। यहां तक बात समझ आ रही है? शाबाश। बात करेंगे आगे आप डोमेन्स के बारे में। ये डोमेन जो है इनका नाम होता है, इनका नॉमेनक्लेचर होता है। मान के चलिएगा मैं ऐसे बात कर रहा हूं कि जो हमारा पहला वाला डोमेन है किसमें, लाइट चेन में, तो बच्चे हम उस लाइट चेन वाले डोमेन को नाम देते हैं वेरिएबल डोमेन या वेरिएबल रीजन। क्या बोला जाता है? वेरिएबल रीजन। तो इसका भी जो पहला होगा इसको भी हम कहेंगे वेरिएबल रीजन, इसको भी कहेंगे वेरिएबल रीजन और वेरिएबल डोमेन, इसको भी कहेंगे हम वेरिएबल रीजन और वेरिएबल डोमेन। नाउ व्हाट इज दिस वर्ड वेरिएबल मीन? तो देखिएगा असल में क्या है, मैंने अभी बोला कि जो हमारा ये शार्ट चेन है ये तो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये तो अमीनो एसिड्स का डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स का बना है। तो कहा जाता है बच्चे, मैं यहां पे लिखूंगा, कहा जाता है कि हमारा जो मैंने ये वेरिएबल डोमेन लिखा है, इस वेरिएबल डोमेन में जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस रहती है वो हर एंटीबॉडी में अलग अलग होता है। मान के चलिए कि मैं ऐसे सिखाऊंगा, अगर इस वेरिएबल रीजन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस है ए बी सी डी ई, जो दूसरा टाइप ऑफ एंटीबॉडी होगा जो हम आगे पढ़ेंगे जैसे जी आईजीजी आईजीए आईजीएम आईजीडी आईजीई, बाकी जो डिफरेंट एंटीबॉडीज होंगी, अगर इसमें वेरिएबल रीजन में सीक्वेंस है एबीसीडी, उनमें एबीसीडी नहीं होगा, उसमें होगा एबीडीसी, उसमें होगा बीसीएडी। तो दैट इज व्हाई कि जो वेरिएबल रीजन का डोमेन है इसमें जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड रहेगा सर वो हर अमीनो एसिड में वेरी करेगा। दैट इज व्हाई दिस रीजन और दिस डोमेन इज नोन एज वेरिएबल रीजन। यहां तक समझ आया? या वेरिएबल डोमेन। तो किसी भी एंटीबॉडी का, किसी भी दो एंटीबॉडीज का वेरिएबल रीजन या वेरिएबल डोमेन कभी भी सिमिलर नहीं होता है। तो दैट इज व्हाई ये भी वेरिएबल रीजन और वेरिएबल डोमेन, ये भी वेरिएबल रीजन और वेरिएबल डोमेन, बट दिस इज द वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, तभी तो मैंने वीएल कर दिया। दिस इज द वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, तभी तो मैंने वीएच कर दिया। ये है वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन और दिस इज द वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। यहां तक बात समझ आई? नाउ नंबर नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद सर जो हमारा ये दूसरा पार्ट है, इसका दूसरा रीजन, ये दूसरा रीजन कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कांस्टेंट रीजन। कांस्टेंट रीजन, व्हाट इज कांस्टेंट रीजन मीन? सर कांस्टेंट रीजन मींस अब इसका जो सीक्वेंस होगा, लेट अस सपोज इसमें अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है 100 अमीनो एसिड्स का, वो है ABCDEF। आप किसी भी इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडी का जो शॉर्ट चेन होगा उसका ये वाला रीजन देखो, उधर भी यही ABCDEFG देखने को मिलेगा। तो दैट मींस ये हो गया कांस्टेंट रीजन ऑफ किसका? कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, और ये भी हो गया इसी का कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। यहां तक बात समझ आ गई? और उसके बाद आप ये वाला पार्ट देखो, ये हो गया कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन, ये भी है कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन, ये भी है कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन, और ये दूसरी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन, ये भी कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन, ये भी कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन। बट द थिंग इज सर ये है कांस्टेंट रीजन कांस्टेंट रीजन कांस्टेंट रीजन, इसका मतलब वो ये कांस्टेंट रीजन 1 हो गया, कांस्टेंट रीजन 2 हो गया, कांस्टेंट रीजन 3 हो गया। सेम इज द केस विद दिस कांस्टेंट रीजन 1, कांस्टेंट रीजन 2 एंड नंबर 3 इज कांस्टेंट रीजन 3। यहां तक समझ आई बात? आगे ठीक है। तो यहां पे बच्चे आपको मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट बोलूंगा जो आपको याद रखना है, जो आईजीएम एंड आईजीई है जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। सर आईजीएम एंड आईजीई में जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं वो 550 से ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो एक और कांस्टेंट रीजन बनाते हैं, यानी कांस्टेंट रीजन 4 एंड कांस्टेंट रीजन 4 उनमें बनता है। इम्यूनोग्लोबिन एम एंड इम्यूनोग्लोबिन ई जो है सर उसमें क्या होता है, उसमें अमीनो एसिड सीक्वेंस 550 से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो एक और कांस्टेंट रीजन यहां बनाएगा। तो इसलिए अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा अमीनो एसिड जिसका साइज बहुत बड़ा होता है, वो है इम्यूनोग्लोबिन एम एंड इम्यूनोग्लोबिन ई। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था। नाउ आगे जाएंगे, नंबर नेक्स्ट पॉइंट। शाबाश। तो डज इट, हमने क्या डिस्कस किया अभी तक? सर हमने देखा कि हमारे इन एंटीबॉडीज में, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में जो हैवी चेन और लाइट चेन थी सर उसमें वेरिएबल रीजन होता है और कांस्टेंट रीजन होता है। ठीक है बच्चे? चलो अगर वेरिएबल रीजन की बात करेंगे, मैं वेरिएबल रीजन की बात करूंगा, वेरिएबल रीजन्स या जिनको मैंने बोला वेरिएबल डोमेन्स। असल में जो ये हमारे वेरिएबल रीजन्स या वेरिएबल डोमेन्स होते हैं ना बच्चे, दीज आर एक्चुअली हाइपर वेरिएबल रीजन्स। याद रखना क्या होते हैं ये सर? दीज आर एक्चुअली हाइपर वेरिएबल रीजन्स होते हैं। शाबाश। इसमें क्या होता है सर? इन वेरिएबल रीजन्स में हाइपर वेरिएबल रीजन होता है। व्हाट इज हाइपर वेरिएबल रीजन? दीस वेरिएबल रीजन्स आर डोमेन्स आर एक्चुअली हाइपर वेरिएबल रीजन्स। वो क्या होता है मैं ऐसे समझा दूंगा। मान के चलते हैं बच्चों, यहां पे हम बात करेंगे एक सेकंड के लिए। लेट अस सपोज हम ये बात करेंगे, हमने बोला वेरिएबल रीजन में होता क्या है सर? वेरिएबल रीजन में ये हाइपर वेरिएबल पार्ट होता है या हाइपर वेरिएबल रीजन होता है। मान के चलो ये एक पार्ट है इसका, ये वाला अमीनो एसिड सीक्वेंस जो इधर है, इसी तरीके से जो अमीनो एसिड सीक्वेंस इधर है, ध्यान से सुनना, जो अमीनो एसिड सीक्वेंस मैंने इन दो जगहों पे बनाई, यहां पे और यहां पे, ये अमीनो एसिड सीक्वेंस जो इस एंटीबॉडी में है किसी भी एंटीबॉडी में नहीं हो सकता है। चाहे आप आईजीजी आईजीए आईजीएम आईजीडी आईजीई को ले लो, तो क्या बोला मैंने सर? जो इस वेरिएबल रीजन में ये वाला अमीनो एसिड का सीक्वेंस है और जो इस पॉइंट पे अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वो कहीं पे भी नहीं दिखेगा, सिर्फ इन दो वेरिएबल, सिर्फ इन दो लाइट चेन्स में। जैसे ये एक एंटीबॉडी है, इसकी जो दो लाइट चेन्स है उन दोनों लाइट चेन्स में सेम टाइप ऑफ वेरिएबल रीजन आपको दिखने को मिलेगा। ये वाला, ये दिखने को मिलेगा आपको सेम टाइप ऑफ वेरिएबल रीजन, और किसी भी एंटीबॉडी में नहीं होगा। यहां तक समझ आई बात? सेम इज द केस विद हैवी चेन। जैसे हैवी चेन में अगर जो यहां पे कोई एंटीबॉडी सीक्वेंस है, सॉरी अमीनो एसिड सीक्वेंस है, मान के चलो ये दूसरा डोमेन है हाइपर वेरिएबल डोमेन, ये भी इसका भी कोई सीक्वेंस है सर। जो सीक्वेंस यहां पे आपने दो सीक्वेंस देखे, वही दो सीक्वेंस आपको मान के चलो यहां पे दिखने को मिलेगा। लेकिन मसला ये है कि जो ये सीक्वेंस आपको यहां इस एंटीबॉडी में दिखेगा, ये किसी दूसरी एंटीबॉडी में नहीं होगा। तो दैट इज व्हाई दीस अमीनो एसिड सीक्वेंस आर वेरिएबल, हाइपर वेरिएबल, किसी और में भी नहीं होगा। तो अब क्या होगा? ये जो यहां पे आपने वेरिएबल डोमेन देखा, वेरिएबल डोमेन्स देखे, हाइपर वेरिएबल रीजन्स आपने देखे, तो इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? हाइपर वेरिएबल रीजन्स। और इन्हीं को हम एक और नाम से जानते हैं। कौन से नाम से? शाबाश। तो एक और नाम हम इनको देते हैं सीडीआरस। तो लिखूंगा मैं, दीज आर नोन एज, दीज हाइपर वेरिएबल रीजन्स आर नोन एज कंप्लीमेंटेरिटी। तो इनको हम क्या नाम देते हैं? दीज आर नोन एज, दीज आर नोन एज, दीज डोमेन्स आर हाइपर वेरिएबल रीजन्स आर नोन एज कंप्लीमेंटेरिटी डिटरमाइनिंग
रीजन्स, जिनको हम क्या नाम देते हैं, CDRs। तो कंप्लीमेंटरिटी डिटरमाइनिंग रीजन्स होते हैं, यानी यही रीजन्स कंप्लीमेंट्री होता है किसके साथ, हमारे एंटीजन के साथ। जो एंटीजन का रीजन वहां से होगा जो इसके साथ बाइंड करेगा उसको हम नाम देते हैं एपिटोप। क्या नाम देते हैं, एपिटोप। और इस रीजन को हम यहां पे नाम देते हैं पैराटोप। अब होगा क्या, मान के चलते हैं, अब मैं यहां से आपको दिखाऊंगा। लेट अस एज्यूम हमारे पास एक एंटीजन आया, हमारे पास बॉडी में एक एंटीजन आया ऐसे, सर ये है एंटीजन, है ना। तो एंटीजन जब आएगा सर, ये एंटीजन यहां पे ऐसे फिट हो जाएगा इसमें, ये दिस इज एंटीजन। अब ये एंटीजन क्यों फिट हुआ इसमें, बिकॉज एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीजन जो है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीबॉडी के साथ ही रिएक्ट करेगा। रीजन भी सर, रीजन भी जो वेरिएबल रीजन में हाइपर वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स है, जिनको आपने नाम दिया कंप्लीमेंटरिटी डिटरमाइनिंग रीजन, CDRs। सर वही रीजन्स कंप्लीमेंट्री होंगे हमारे एंटीजन के साथ, और एक लॉक एंड की मैकेनिज्म की तरह, जैसे एक पर्टिकुलर की जो है वो एक पर्टिकुलर लॉक को अनलॉक करती है, वैसे ही एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीजन एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीबॉडी में फिक्स हो जाएगा। और इसी को हम नाम क्या देते हैं कि ये रीजन जो है यहाँ पे वेरिएबल डोमेन में, इन्हीं को हम नाम देते हैं हाइपर वेरिएबल रीजन्स और कंप्लीमेंटरिटी डिटरमाइनिंग रीजन्स। यहां तक बच्चे समझ आए आपको बात? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एक और बात करेंगे हम यहाँ पे। इसके बाद जो हमारा ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है, आपने अभी तक देखा ये शॉर्ट चेन है या लाइट चेन है, और ये हैवी चेन है। अभी तक हैवी चेन और लाइट चेन आपस में किसी चीज से जुड़े हुए नहीं है। तो देखा गया है कि जो हमारी ये एंटीबॉडी होती है सर, इस एंटीबॉडी में जो होता क्या है कि इसमें डाइसल्फाइड लिंकेजेस और बॉन्ड्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? डाइसल्फाइड लिंकेजेस और बॉन्ड्स होते हैं। कहां पे, मैं बोलूंगा, ध्यान से सुनना। अगर आप देखेंगे जो हमारा ये कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन एंड कांस्टेंट रीजन फर्स्ट ऑफ हैवी चेन जो है, होता क्या है सर, यहाँ पे आपको एक अमीनो एसिड दिखेगा और यहाँ पे भी आपको एक अमीनो एसिड दिखेगा, राइट। और वो अमीनो एसिड कौन होता है सर? वो अमीनो एसिड सिस्टीन होता है। कौन सा होता है बच्चे? सिस्टीन अमीनो एसिड होता है। बिकॉज आपको पता होना चाहिए अमीनो एसिड सिस्टीन जो है ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। क्या है? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो सिस्टीन और मिथ्योनिन आपने पढ़ा होगा। तो सल्फर कंटेनिंग एक अमीनो एसिड होता है जिसका नाम है सिस्टीन। तो इन दो जगहों पे कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन एंड कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन में सिस्टीन रेसिड्यूज होते हैं, और वो सिस्टीन रेसिड्यूज का जो साइड चेन में सल्फर होता है, वही सल्फर यहां आके इनके बीच में एक बॉन्ड बनाता है। थोड़ा सा शॉर्ट कर दूंगा मैं इसको, शाबाश। सर इनके बीच में क्या होता है सर? इनके बीच में सल्फर बॉन्ड होता है, और वो सल्फर बॉन्ड कुछ यूं होता है, देखिएगा बच्चे। तो वो सल्फर बॉन्ड ऐसे होगा, ये मान के चलो ये ऐसे है, सल्फर सल्फर बॉन्ड। तो यहां से एक का सिस्टीन है, एक लॉन्ग चेन का, और यहां से एक लॉन्ग चेन का ये सिस्टीन है। तो ये आपस में एक बॉन्ड बनाएगा। ये वाला बॉन्ड जो होगा, दिस बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज डाइसल्फाइड लिंकेज और डाइसल्फाइड बॉन्ड, और ये कोवलेंट बॉन्ड होता है, राइट। तो मैं इसको लिखूंगा, और ये बॉन्ड जो है इधर, दिस बॉन्ड इज नोन एज, इसको हम क्या नाम देंगे सर? ये बॉन्ड हो गया डाइसल्फाइड बॉन्ड। सर ये हो गया डाइसल्फाइड बॉन्ड या डाइसल्फाइड लिंकेज। ये हो गया डाइसल्फाइड बॉन्ड, या हो गया डाइसल्फाइड लिंकेज, राइट। शाबाश। तो इसी तरीके से जो हमारा लेफ्ट साइड वाला चेन भी है, लाइट चेन एंड हैवी चेन, सर उनमें भी तो इसी जगह पे एक डाइसल्फाइड लिंकेज होगा। तो यहां भी बच्चा आपको दिखने को मिलेगा एक डाइसल्फाइड लिंकेज दिखने को मिलेगा बिटवीन टू सिस्टीन रेसिड्यूज ऑफ लाइट एंड हैवी चेन्स रेस्पेक्टिवली, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब अगर आप दो हैवी चेन्स को देखेंगे, अभी तक हमारी दो हैवी चेन्स जो है वो आपस में कहीं पे जुड़ी नहीं हुई है, राइट। तो हम देखते हैं हमारे इस हैवी चेन में भी क्या होता है कि जो CH1 कांस्टेंट रीजन होता है और CH2 कांस्टेंट रीजन होता है, आप वन चेन एंड CH1 एंड CH2 ऑफ अनदर चेन, जहां पे आप देखते हो यहां पे मैंने एक ये पार्टीशन कर दिया है हमको। तो होता क्या है सर, यहां पे भी सिस्टीन्स होते हैं, अगेन यहां पे सिस्टीन होते हैं, और सिस्टीन की वजह से यहां पे भी बचे क्या, दो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बन जाते हैं। शाबाश। डज इट मीन कि जो हमारी दो हैवी चेन्स होती है उनको आपस में लिंक करने के लिए हमारे पास टू डाइसल्फाइड ब्रिजेस और टू डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। क्लियर? ओके। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग थिंग अबाउट आवर एंटीबॉडीज इज दैट कि हमारा जो एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल है, प्रोटीन मॉलिक्यूल है, आप देख सकते हैं हमारा जो ये रीजन है ये यहां तक एकदम सीधा है, ये यहां तक एकदम सीधा है, और एकदम यहां पे सिस्टीन्स के पास एकदम ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है, शेप बनाता है, वाई शेप मॉलिक्यूल बनता है। तो होता क्या है असल में, इस चीज को हम पूरा डिस्कस करेंगे। कहा जाता है कि जहां पे ये दो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बन जाते हैं, वहां होता क्या है कि जैसे आपने यहां देखा सिस्टीन है, तो बच्चों यहां पे आपको एक अमीनो एसिड दिखने को मिलेगा, दैट इज व्हाट वी कॉल एज प्रोलीन। शाबाश। क्या नाम देते हैं उसका सर? उसका नाम हम प्रोलीन देते हैं। सर यहां पे एक अमीनो एसिड रहता है प्रोलीन रेसिड्यू, और यहां पे भी प्रेजेंट रहता है एक प्रोलीन रेसिड्यू, राइट। अब प्रोलीन रेसिड्यू जो है, तो रफली मैं इधर दिखा दूंगा, हमारा प्रोलीन ये अमीनो एसिड जो है, ये भी तो अमीनो एसिड है, तो इसके पास भी COH होगा। शाबाश। सर उसके बाद इसमें यहां पे कार्बन होगा, कार्बन के ऊपर आपने देखा होगा H देखा, और इसके पास क्या होता है सर? उसके बाद इसमें होता है NH2, ये NH2 होता है ना, और एक वेरिएबल R होता है। अब वो R ग्रुप जो है, आप देखिएगा, या हम इसको ऐसे बनाएंगे, ओके, यहां पे NH2, ठीक है ना बच्चे। अब वो NH2 जो है वो NH होता है, और इसका जो साइड चेन होता है R, वो ऐसे होता है CH2, ये
डज इट मीन जो हमारा ये अमीनो एसिड बना, इस अमीनो एसिड के आर ग्रुप में होता क्या है सर, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर। नॉर्मली हमारे अमीनो एसिड्स में जो आर होता है वो साइक्लिक होता नहीं है ना। तो इस प्रोलीन में आपको यहाँ पे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखा, तो होता क्या है, जो भी अमीनो एसिड्स यहां तक या यहां तक थे उनमें किसी को भी साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो इस साइक्लिक स्ट्रक्चर साइड चेन में आने की वजह से हमारा जो ये मॉलिक्यूल यहां तक होता है ये एकदम बेंड हो जाता है। रीजन बीइंग कि इसमें कौन सा अमीनो एसिड है? प्रोलीन अमीनो एसिड है। तो यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे आपको प्रोलीन अमीनो एसिड रेसिड्यू देखने को मिलेंगे। तो उसके साइक्लिक चेन की वजह से आर ग्रुप में होता क्या है कि एक बेंड आ जाता है, और इस बेंड को हम यहां पे क्या नाम देते हैं? दिस बेंड इज हियर नोन एज हिंज रीजन। क्या बोला जाता है सर? इसको हम नाम देते हैं हिंज रीजन। और इसी हिंज रीजन की वजह से जो हमारा एंटीबॉडी होता है, और हमारा एंटीबॉडी कैसा शेप बनाता है सर? ये बनाएगा वाई शेप्ड मॉलिक्यूल। तो वाई शेप्ड एंटीबॉडी बन जाती है ना। तो इसका मतलब हुआ हमारा जो ये स्ट्रक्चर बन गया सर, हमारा जो ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बन गया, ये कैसे बन गया सर? ये वाई शेप्ड बन गया। रीजन बीइंग सर, रीजन बीइंग कि हमारा जो ये सिस्टीन सॉरी हमारा जो प्रोलीन है सर, प्रोलीन इस CH1 और CH2 के बीच में क्या होता है सर? ये प्रेजेंट रहेगा, जिसकी वजह से ये एक बेंड देगा इसको, और हमारा एंटीबॉडी जो है वो वाई शेप्ड मॉलिक्यूल बनेगा। यहां तक बात समझ आ गई? तो यहाँ पे हमने बच्चे अभी तक बात करी है कि जो हमारा एंटीबॉडी है सर, हमारा एंटीबॉडी हेटेरोडाइमर है। क्या है? हेटेरोडाइमर। व्हाट इज हेटेरोडाइमर सर? ये टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना है। एक है लॉन्ग आर हैवी चेन और दूसरा है लाइट आर स्मॉल चेन, राइट। तो होता क्या है कि अगर ये दो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना है तभी तो हम इन्हें इसको नाम दिया हेटेरोडाइमर, राइट। नंबर नेक्स्ट पॉइंट सर, जो ये वाली लाइट चेन है और जो ये वाली लाइट चेन है ये एकदम सेम टू सेम होते हैं। दे आर 100% सिमिलर। जो अमीनो एसिड सीक्वेंस यहां होगा वही अमीनो सीक्वेंस यहां होगा, राइट। उसके बाद जो हैवी चेन एक होगी और दूसरी हैवी चेन होगी सर, दोनों हैवी चेन जो है ये भी आपस में सेम टू सेम होंगे, राइट। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद हमने देखा जो हमारे एंटीबॉडी है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है लाइट चेन का सर, लाइट चेन का मॉलिक्यूलर वेट लगभग 25 किलो डाल्टन के आसपास होता है, और जो हैवी चेन होती है उसका मॉलिक्यूलर वेट 75 किलो डाल्टन का होता है, 75,000 डाल्टन का होता है, राइट। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद हमने देखा कि इन दोनों चेन्स में वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन होते हैं। तो वेरिएबल रीजन जो होता है सर, वेरिएबल रीजन का मतलब होता है कि अगर इस एंटीबॉडी में इस रीजन में एक सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स का, वही डेफिनेटली इधर भी होगा, लेकिन दूसरे किसी एंटीबॉडी में नहीं होगा, राइट। फिर हमने ये भी देखा कि जो ये रीजन इधर होगा इसके अंदर हाइपर वेरिएबल रीजन होते हैं। हाइपर वेरिएबल रीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड व्हाटएवर होता है, और उन्हीं हाइपर वेरिएबल रीजन को हम नाम देते हैं कंप्लीमेंटैरिटी डिटरमाइनिंग रीजन, CDRs। और वही रीजन जो है वही कंप्लीमेंट्री होगा, किसके साथ कंप्लीमेंट्री होगा? एंटीजन के एपिटोप के साथ। जैसे इन रीजन को हम पैराटोप भी बोला जाता है, एंटीबॉडी का जो वेरिएबल रीजन है इनको पैराटोप भी बोलते हैं, और इनका जो रीजन यहाँ पे कंप्लीमेंट्री होगा इसके साथ उसको हम एपिटोप बोलते हैं, एंटीजन के साथ, राइट। तो उसके बाद हमने बात करी है कि जो हमारे एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है इनको आपस में इन चेन्स को जोड़ने के लिए हमारे पास डाइसल्फाइड कोवलेंट लिंकेज होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। कहां होते हैं वो? सबसे पहले हमने देखा सर, कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन एंड कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन 1 में क्या होता है सर, इनमें सिस्टीन रेसिड्यूज होते हैं। तो सिंस सिस्टीन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो इसका सल्फर और इसका सल्फर आपस में एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो इसको हम नाम देते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड ब्रिज। सेम इज द केस विद इसके साथ हैवी चेन के साथ। सर हैवी चेन में भी CH1 और CH2 के बीच में जो आपको दिख रहा है एक लाइन दिख रही है वहीं पे प्रेजेंट रहता है कौन? सिस्टीन रिच होता है ये, और सिस्टीन भी यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता है, डबल डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है, राइट। फिर हमने देखा इसी सिस्टीन रिच के पास होता क्या है, हमारे दोनों चेन्स में प्रोलीन अमीनो एसिड रेसिड्यू होता है। तो प्रोलीन एक साइक्लिक रिंग होता है इसमें आर ग्रुप में साइड चेन में, तो जिसकी वजह से हमारा अमीनो एसिड जो है ये थोड़ा सा खुल जाता है वहां पे, है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है, तो जिसकी वजह से ये एक वाई शेप्ड एज्यूम करता है अपना शेप, तो जिसकी वजह से हम इसको नाम देते हैं हिंज रीजन। और हमारा जो ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है इसको हम नाम क्या देते हैं? वाई शेप्ड एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। यहां तक बच्चे समझ आ गई बात? यहां तक क्लियर है ना? ओके। नाउ जो हमारा ये एंटीबॉडी है तो ये मैं रब करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, तो ये रब करने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पे, तो यहीं पे हम डिस्कस करेंगे। देख लीजिएगा बच्चे, अगेन इस एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में क्या किया गया है, इस एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को जब स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन की गई है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया जो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाऊंगा। एक एक्सपेरिमेंट किया गया है कि एक फ्लास्क को लिया गया है, आप देखेंगे, शाबाश। नाउ इस फ्लास्क में हमारी एंटीबॉडी को लिया गया। नाउ यू नो दैट एंटीबॉडी का रफ स्ट्रक्चर जो हमारा रहेगा ये, राइट। तो इसके नीचे हमने देखा शॉर्ट चेन, लाइट चेन है, ये देखो। जब एंटीबॉडी को इस स्ट्रक्चर में डाला गया, इस फ्लास्क में डाला गया, तो बच्चे इसके अंदर एक एंजाइम को डाला गया जिस एंजाइम का नाम है पेपेन। एक एंजाइम डाला गया जिसका नाम है पेपेन, शाबाश। एक एंजाइम का नाम है पेपेन। जब पेपेन इसके अंदर डाला गया तो पेपेन ने इस एंटीबॉडी को इस जगह पे ब्रेक करा, कट करा, शाबाश। उसने यहां पे इसको क्या करा सर, उसने यहां पे हिंज रीजन पे इसको कट करा। तो अगर आप देखेंगे कट करने के बाद अगर आप देखेंगे हमारी एंटीबॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। अगर आप देखेंगे ये वाला एक पार्ट बन गया, अगर आप देखेंगे बच्चे ये वाला दूसरा पार्ट बन गया, और अगर आप देखेंगे बच्चे ये तीसरा वाला पार्ट बन गया। तो हमारी एंटीबॉडी में टोटल कितने पार्ट्स बन गए सर? हमारी एंटीबॉडी में टोटल 3 पार्ट्स बन गए, राइट। अब क्या किया गया सर, अब इसी में ऐड कर दी गई है एंटीबॉडीज। क्या ऐड की गई है बच्चों? शाबाश सर, एंटीबॉडीज को ऐड कर दिया गया इसी के अंदर। जब एंटीबॉडीज को ऐड कर दिया गया तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है कि हमारी एंटीबॉडी में आपने ये वाला रीजन देखा है, यहीं पे तो एंटीजन अटैच हो रहा है। रीजन बीइंग सर यहाँ पे उसकी कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसिंग है, तो यहाँ पे उसका कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस है जिसकी वजह से वो इसी जगह पे बाइंड करेगा। तो इन्होंने प्रैक्टिकली जब देखा तो इन्होंने देखा कि जब हमने एंटीबॉडी को ऐड कर दिया हमारी एंटीबॉडीज यहाँ पे आके अटैच हो गई है, तो एंटीबॉडी यहाँ पे आके अटैच हो गई है, और जो तीसरा वाला पार्ट था उसके साथ कोई भी एंटीबॉडी जो है वो अटैच नहीं हुई है, राइट। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, तो लेट मी चेक कि कैमरा वर्किंग है, हाँ डन, शाबाश। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो 2 फ्रेगमेंट्स के साथ एंटीबॉडी बाइंड हो गई, तो उन्होंने बोला असल में जो ये 3 पार्ट्स है ये 2 टाइप के हैं।
दो इसमें से ऐसे फ्रेगमेंट्स है जिनके साथ एंटीजन बाइंड हो गया तो उनको बोला गया फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग। शाबाश, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, जिनको रिप्रेजेंट किया गया है वर्ड फैब से। जिनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जिनको लिखा गया है फैब रीजन, इनको बोला गया फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग। तो कितने फैब रीजन हैं? दो। डज इट मीन, अगर हम अपनी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे, डज इट मीन हमारी एंटीबॉडी में एक तो ये वाला फैब रीजन हो गया है ना, और दूसरा ये वाला फैब रीजन हो गया। तो मान के चलते हैं, अब मैं इस वाले रीजन को लिखता हूं, यहां से लेकर यहां तक, सर इसको हम क्या नाम देते हैं? फैब, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग। यहां से भी क्या हुआ सर? यहां से भी ये वाला, यहां से लेकर यहां तक ये भी क्या हुआ सर? दिस इज फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग। कितने फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग है? दो। आर यू गेटिंग इट? कितने हैं? दो। तो अब यहां पे एक चीज आपको देखने को मिलेगा, सर हमारी इस एंटीबॉडी के साथ मैक्सिमम एट ए टाइम कितने एंटीजन जो है वो इसके साथ अटैच हो सकते हैं। तो अगर आप बच्चे ऊपर डायग्राम में देखेंगे, आपके पास कितने फैब रीजन हैं? दो। तो डज इट मीन यहां पे एक और एंटीजन आ जाएगा, यहां पे एक और एंटीजन आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ, अगर हमारी एंटीबॉडी में दो एंटीजन को बाइंड करने की सलाहियत है, तो इसीलिए हमारी जो एंटीबॉडी होती है, तो हम एंटीबॉडी को बोलते हैं बाईवैलेंट एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं? बाईवैलेंट एंटीबॉडी। शाबाश, हमारी एंटीबॉडीज क्या है? बाईवैलेंट। वैलेंसी जैसे आप कार्बन की पढ़ते हैं, टेट्रावैलेंसी, उसके साथ चार ग्रुप्स ऐड हो सकते हैं, बिकॉज वो चार ग्रुप्स के साथ मिलने की क्षमता रखता है। तो सेम हियर, हमारी एंटीबॉडी जो है सर, ये मैक्सिमम कितने एंटीजन्स को एट ए टाइम ट्रैप कर सकता है, एटेन्यूएट कर सकता है? सर दो एंटीजन्स इसके साथ जुड़ सकते हैं, तभी तो हमारी एंटीबॉडी को हम क्या नाम देते हैं? बाईवैलेंट एंटीबॉडी। नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक, बैक टू टॉपिक नंबर नेक्स्ट। तो आपने देखा सर ये कौन सा रीजन हुआ? सर ये हुआ फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग। ये कौन सा रीजन हुआ? फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग। क्यों? क्योंकि ये एंटीजन है। क्यों? क्योंकि ये भी एंटीजन है ना। नाउ नंबर थर्ड पार्ट जो इसका था, जब इसको देखा गया कि जो हमारा थर्ड पार्ट था सर, ये नीचे की तरफ बॉटम पे चला गया। कहां चला गया? ये बॉटम पे चला गया। और बॉटम पे जाने के बाद जब ये यहां पहुंचा तो ये क्रिस्टलाइज हुआ। क्या हुआ? क्रिस्टलाइज। यू नो क्रिस्टलाइजेशन? ओके, ये क्रिस्टलाइज हुआ। तो जब ये क्रिस्टलाइज हुआ तो इन्होंने इस फ्रेगमेंट को नाम क्या दिया सर? इन्होंने इस फ्रेगमेंट को नाम दिया एफसी। व्हाट इज एफसी मीन? एफसी मींस फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। तो इसलिए वापस आ जाएंगे अपनी एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर पे। तो हमने अभी देखा, एक तो इसमें हमने देखा फैब, ये भी फैब, और अगर आप देखेंगे बच्चे यहां से लेकर यहां तक, सर ये वाला रीजन जो है, ये सारा रीजन यहां तक, सर ये कहलाएगा कौन सा रीजन? दिस इज एफसी। व्हाट इज एफसी? शाबाश सर, एफसी मींस फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। तो डज इट मीन हमारा जो एंटीबॉडी है, जो हमारा एंटीबॉडी है, मैं लिख सकता हूं हमारे एंटीबॉडी में तीन कंपोनेंट्स है, तीन पार्ट्स होते हैं, है ना बच्चों? सर हमारी एंटीबॉडी में तीन पार्ट्स होते हैं। कौन? सर दो होते हैं फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, और एक होता है फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। डू यू नो दैट? सी मींस क्रिस्टलाइजेबल। बट ये आप याद रखिएगा, ये सी रिप्रेजेंट नहीं करता क्रिस्टलाइजेबल। सी मींस कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल, सी टर्मिनस, है ना? तो वैसे भी याद रहेगा, जहां से सी है वहीं से तो बनेगा ये फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। बताओ बच्चों यहां तक समझ आया कि नहीं? यहां तक क्लियर है ना सारा? ओके डन, आगे जाएंगे। यहां तक क्लियर है? ओके, देखो बच्चों, नाउ कमिंग बैक टू आवर एंटीबॉडी का जो पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर था, ठीक है? तो उसको डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में। नाउ देख लीजिए बच्चे, हमने बोला जो हमारे पास एंटीबॉडी है सर, उस एंटीबॉडी में कितने पॉलीपेप्टाइड चेन्स है? शाबाश सर, उस एंटीबॉडी में हमारे पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, राइट? सर उन 4 पॉलीपेप्टाइड में आपने देखा 2 है बच्चे हैवी चेन्स, 2 हैवी चेन्स, एंड 2 जो है वो लाइट चेन्स है। 2 लाइट चेन्स आर स्मॉल चेन्स। अगर हमारी एंटीबॉडी में 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स है, क्या हम एंटीबॉडी को एक और नाम से जान सकते हैं? H2L2? यस और नो? Therefore we can say that हमारा जो एंटीबॉडी है उसको हम H2L2 के नाम से भी जान सकते हैं। तो H2 means 2 heavy chains and L2 means 2 light chains, right? Okay, now coming to 2 heavy chains, देख लीजिएगा, जो ये हमारी हैवी चेन्स होती है, तो हैवी चेन्स में हमारे पास 5 टाइप की चेन्स हो सकती है। या तो ये गामा चेन होगा, या तो ये अल्फा चेन होगा, या तो ये म्यू वाली चेन होगी, या तो ये म्यू चेन होगी, या तो ये डेल्टा चेन होगी, या तो ये एप्सिलॉन चेन होगी। आप ऐसे समझो कि जो हमारी एंटीबॉडी में, स्ट्रक्चर पे वापस आ जाएंगे, जो हमने एंटीबॉडी का हैवी चेन देखा ना बच्चे, तो मैंने अभी बोला कि ये डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडीज होती है। किस बेसिस पे भी पता चलेगा। ये हैवी चेन जो है, ये हैवी चेन या तो गामा चेन होगा, अल्फा चेन होगा, म्यू चेन होगा, डेल्टा होगा या एप्सिलॉन होगा। तो 5 टाइप की लॉन्ग चेन हो सकती है। देख लीजिएगा, जिस एंटीबॉडी में लॉन्ग चेन अल्फा होगा, तो बच्चों उस एंटीबॉडी का नाम क्या देते हैं हम? सर उस एंटीबॉडी का नाम देते हैं हम IgG। शाबाश, क्या नाम देंगे? IgG। जिसमें लॉन्ग चेन जो होगा वो कौन सा होगा? शाबाश, गामा, G मींस गामा, तो उस एंटीबॉडी का नाम दिया जाएगा इम्यूनोग्लोबुलिन जी या एंटीबॉडी जी। जिस एंटीबॉडी का लॉन्ग चेन अल्फा चेन का बना होगा, सर उसको हम देंगे नाम IgA। क्या नाम देंगे? IgA। जिस एंटीबॉडी का लॉन्ग चेन जो होगा, सर वो म्यू का बना होगा, सर उसको हम नाम देंगे IgM। जिस एंटीबॉडी का लॉन्ग चेन जो होगा डेल्टा का बना होगा, सर उसको हम नाम देंगे IgD। और जिस एंटीबॉडी का लॉन्ग चेन किसका बना होगा? एप्सिलॉन का, सर उसको हम नाम देंगे IgE। उसको हम नाम क्या देंगे बच्चे? सर उसको हम नाम देंगे IgE। तो डज इट मीन
बेसिकली मेन हमारे पास कितने टाइप की एंटीबॉडीज होती है सर? इन्हीं 5 की तो होती है ना, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई। अब उनका नाम डिराइव कहां से हुआ है कि जीएएमडीई जो है सर, वो डिराइव हुआ है कि उनमें जो लॉन्ग चेन होती है वो लॉन्ग चेन कौन सी है? क्या वो गामा है, अल्फा है, म्यू है, डेल्टा है कि एप्सिलॉन है? आर यू गेटिंग इट? नाउ जो लाइट चेन होती है सर, लाइट चेन में हमारे पास दो टाइप की चेन्स होती है। शाबाश। लाइट चेन में हमारे पास दो चेन्स होती है, एक को हम नाम देते हैं कापा, के से रिप्रेजेंट करेंगे, कापा चेन हो सकती है, और दूसरा जो होता है लैम्बडा चेन हो सकती है। क्या हो सकती है? लैम्बडा चेन। अब हमने अभी बात करी है, ध्यान से सुनिएगा, हमने अभी बोला बच्चे जो किसी भी एंटीबॉडी में ये चेन होगा या 110% सिमिलर होगा इस वाली साइड की। डज इट मीन अगर किसी एंटीबॉडी में यहां से स्मॉल चेन जो है, लाइट चेन जो है वो कापा है, तो ये भी तो कापा होना चाहिए। अगर ये डेल्टा है, लैम्बडा है, ये भी तो लैम्बडा होना चाहिए। अगर ये बच्चे अल्फा चेन है, ये भी तो अल्फा होना चाहिए। गामा है, गामा होना चाहिए। म्यू है, म्यू होना चाहिए। यहां तक समझ आया? यहां तक क्लियर है? आगे नंबर नेक्स्ट पॉइंट, लेट मी चेक कैमरा वर्किंग है। यस वर्किंग। चलो तो वापस आ जाएंगे बच्चे यहाँ पे। तो अब हमने देखा कि जो ये हमारी चेन्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन्स है, तो इनको हम नाम देते हैं, इन सारे चेन्स को हम नाम देते हैं आइसोटाइप्स। क्या नाम देते हैं? दीज आर कॉमनली नोन एज आइसोटाइप्स। बस तो ये है बच्चे हमारी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। थोड़ा सा रिकैप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने बोला एंटीबॉडीज हैं क्या सर? एंटीबॉडीज आर आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। दीस आर एक्चुअली द ग्लोबुलर प्रोटीन्स फाउंड इन ब्लड और लिम्फ, जहां पे भी ये पाया जाता है। तो जो हमारा ये एंटीबॉडी है ये गामा ग्लोबुलिन से बनता है, जो हमारे ब्लड के प्रोटीन वाले कंपोनेंट का पार्ट है। तो काम क्या होता है इन गामा ग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज का? बॉडी को डिफेंस दे देना, राइट? उसके बाद हमने बात करी है ये एंटीबॉडीज जो है या इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है ये प्रोटीनेशियस इन नेचर है, ये तो प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन इटसेल्फ मीन प्रोटीन खुद बना होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का, बहुत सारे अमीनो एसिड्स का, राइट? उसके बाद हमने देखा कि जो ये हमारा एंटीबॉडी होता है ये किसी भी एंटीजन को खत्म करता है, यानी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीजन जब होस्ट की बॉडी के अंदर जाता है तो वो प्रोवोक करता है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम का मतलब है हमारी बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होती है, और बी लिम्फोसाइट उसके बाद एक्ट करेगी, एक्टिवेट करेगी, हो जाएगी, और क्लोना प्लाज्मा सेल्स बनेगा, और प्लाज्मा सेल्स एक्ट करती हैं एज इफेक्टर सेल्स, और वो प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडी। कौन सा एंटीबॉडी? जो आपने अभी देखा आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजी, डिपेंड करेगा पैथोजन या एंटीजन जो है वो किस टाइप का है। तो दैट मींस एक पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीबॉडी ही बनती है। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि जो ये एंटीजन और एंटीबॉडी होता है इनके आपस में कंप्लीमेंटरी होती है, लाइक लॉक एंड की मैकेनिज्म। एक पर्टिकुलर की जो है एक पर्टिकुलर लॉक ओपन करेगी, सेम इज द केस हियर, एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी ही एक पर्टिकुलर एंटीजन को पकड़ के उसको एटेन्यूएट या इनएक्टिवेट कर देगी, राइट? तो उसके बाद जब हमने देखा कि जो हमारा ये एंटीबॉडी है, कोई भी एंटीबॉडी का जो मॉलिक्यूल है सर, हमारा एंटीबॉडी जो होता है ये बना होता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का, जिसमें से 2 चेन्स जो होती है लॉन्ग और हैवी चेन्स। क्यों लॉन्ग और हैवी बोला जाता है? बिकॉज़ इसमें अमीनो एसिड सीक्वेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, 440 से लेकर 550 के आसपास होता है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी 75000 डाल्टन के आसपास होता है। और 2 लाइट चेन्स होती है या स्मॉल चेन्स होती है, बिकॉज़ इसमें अमीनो एसिड सीक्वेंस बहुत कम होता है, 210 से लेकर 220 के आसपास होता है, और मॉलिक्यूलर वेट भी अकॉर्डिंगली कम होगा। वो कितना होता है सर? वो लगभग 25000 डाल्टन के आसपास होता है, राइट? तो ये है 4 चेन्स हमारी। नाउ इसमें अगर हम देखेंगे 2 टाइप की तो चेन्स है ना, 2 लॉन्ग है, 2 लाइट है, 2 लॉन्ग है, 2 शॉर्ट है। इसलिए हमारा जो एंटीबॉडी होता है इसको हम हेटेरोडाइमर भी बोलते हैं। हेटेरोडाइमर इसलिए बिकॉज़ ये 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है। नाउ यू नो दैट जो भी कोई पॉलीपेप्टाइड चेन होता है उसके 2 टर्मिनस होते हैं, 2 एंड होते हैं। एक लेफ्ट एंड होता है जहां पे अमीनो ग्रुप फ्री होता है, और एक राइट एंड पे होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो इसको हम एन टर्मिनल को बोलते हैं। एन टर्मिनल जहां पे NH2 होगा, और सी टर्मिनल होता है जहां COH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। तो सेम इज द केस विद आवर दिस पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो लॉन्ग चेन और शॉर्ट चेन में भी एन टर्मिनल सी टर्मिनल, एन टर्मिनल सी टर्मिनल, एन टर्मिनल सी टर्मिनल, एन टर्मिनल सी टर्मिनल होता है, राइट? उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा ये एंटीबॉडी होता है इसमें हम देखते हैं सर इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन्स होते हैं। व्हाट इज वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन? सिंपली आप याद रखेंगे सर, वेरिएबल रीजन का मतलब होता है कि अगर एक एंटीबॉडी में उस रीजन में अमीनो एसिड सीक्वेंस कोई है सर, वो सीक्वेंस किसी और एंटीबॉडी में नहीं दिखने को मिलेगा। समझा? तो कांस्टेंट का मतलब होता है कि अगर एक एंटीबॉडी के रीजन में कोई सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है वो हर एंटीबॉडी में पाया जाएगा तो कांस्टेंट कहलाएगा। तो इसी बेसिस पे हमने देखा कि जो हमारी लाइट चेन होती है उसमें एक वेरिएबल रीजन होता है, डोमेन कहलाता है, जो लगभग 110 अमीनो एसिड्स के आसपास होता है। तो ये पहला रीजन जो है इसको नाम देते हैं वेरिएबल रीजन। सेम इज द केस विद हैवी चेन, इसका भी एक वेरिएबल रीजन है, सेम इज द केस हियर, राइट? उसके बाद इसका कांस्टेंट रीजन और इसका कांस्टेंट रीजन सेम रहेगा, और उसके बाद जो हमारे पास ये 3 कांस्टेंट रीजंस है ये क्या रहेंगे? ये सेम रहेंगे। यहां तक समझ आई बात? उसके बाद हमने बात करी है कि जो ये दोनों लाइट एंड हैवी चेन्स होते हैं सर, ये आपस में बॉन्डेड रहते हैं, लिंक्ड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स व्हिच आर कोवलेंट बॉन्ड्स और कोवलेंट लिंकेजेस। कहां पे पाए जाते हैं? तो हमने देखा लाइट चेन का जो कांस्टेंट रीजन है और हैवी चेन का जो कांस्टेंट रीजन 1 है सर, वहां पे सिस्टीन रेसिड्यूज होते हैं। यहां सिस्टीन, यहां सिस्टीन, सिस्टीन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो इनके 2 सल्फर आपस में मिलकर एक डाइसल्फाइड बॉन्ड या ब्रिज बनाएंगे, राइट? इसी तरीके से जो हमारी 2 हैवी चेन्स होती है सर, वो कहां पाई जाती है? CH1 रीजन एंड CH2 रीजन ऑफ हैवी चेन्स, यानी कांस्टेंट रीजन ऑफ 1 एंड कांस्टेंट रीजन 2 ऑफ हैवी चेन्स सेम इज हियर। ये दोनों आपस में मिलते हैं और इनके सिस्टीन्स आपस में बॉन्ड करते हैं, 2 डाइसल्फाइड लिंकेजेस बनाते हैं। और यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज हम देखते हैं सर, जो हमारी लॉन्ग चेन होती है सर, लॉन्ग चेन में जहां पे डाइसल्फाइड ब्रिज है सर, वहां पे हम देखते हैं वहां प्रोलीन अमीनो एसिड बहुत ज्यादा होते हैं, यानी यहां पे प्रोलीन भी होता है। सिंस प्रोलीन जो होता है, प्रोलीन इज अ रिंग स्ट्रक्चर, इसके R ग्रुप में साइड चेन में रिंग होती है, उस रिंग की वजह से एक किस्म का बेंड आ जाता है, तो जिसकी वजह से हमारा एंटीबॉडी वाई शेप मॉलिक्यूल बनाता है, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा आती है। इसी बेंड रीजन को हम नाम क्या देते हैं? हिंज रीजन। यहां पे समझ आई? और हमारा एंटीबॉडी जो है ये क्या बनता है? वाई शेप मॉलिक्यूल, राइट? उसके बाद हमने बात करी थी वेरिएबल रीजन में, यहाँ पे हाइपर वेरिएबल कंप्लीमेंट्री रीजन्स होते हैं, तो जिनको हम नाम देते हैं CDRs, कंप्लीमेंटरिटी डिटरमाइनिंग रीजन्स। तो इसकी जो रीजन होती है वो कंप्लीमेंट्री होती है टू दैट ऑफ एंटीजन, इसीलिए इन रीजन्स को हम वेरिएबल रीजन्स में पैराटो बोलते हैं, और इसी रीजन को हम एंटीजन में नाम क्या देते हैं? इप्टो। तो यानी यहाँ पे इनके आपस में कंप्लीमेंट्री हो जाती है, और एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीजन इसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीबॉडी में इसी रीजन में वहां कंप्लीमेंट्री दिखा के उसके साथ अटैच होगा, और एंटीबॉडी उसको वहां पे एटेन्यूएट या
इनएक्टिव कर देगी, राइट। तो उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा ये एंटीबॉडी है, इस एंटीबॉडी में हमारे पास तीन मेन फ्रेगमेंट्स देखने को मिलते हैं, पार्ट्स देखने को मिलते हैं। एक तो इसमें होता है दो फैब रीजन्स होते हैं, दिस वन एंड दिस वन, दिस इज फैब रीजन। फैब रीजन मींस फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, जो आपने अभी देखा, जिसके साथ हमारा एंटीजन बाइंड करेगा, तो ये फैब रीजन कहलाएगा, दो फैब रीजन। और नंबर 1 एक ये वाला पार्ट होता है, ये सारा यहां से लेकर इसको हम एफसी रीजन देते हैं, जिसका नाम क्या होता है, फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल रीजन। यहां तक बात समझ आ गई। और उसके बाद हमने एक और बात करी थी कि जो हमारा ये एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी एट अ टाइम पे दो एंटीजन्स को ग्रास्प कर सकता है, अटैच कर सकता है, तो दैट इज व्हाई हमारा एंटीबॉडी जो है इसको हम बाइवैलेंट एंटीबॉडी भी बोलते हैं, राइट। उसके बाद हमने बात करी थी कि जो हमारा ये लॉन्ग चेन होता है, लॉन्ग चेन अमीनो एसिड, सॉरी लॉन्ग चेन ऑफ एंटीबॉडी होता है सर, ये 5 टाइप की चेन से बन सकती है। जैसे मैंने बोला था, ये जी चेन से बना, गामा चेन से बना होगा, ये अल्फा चेन से बना होगा, ये म्यू चेन से बना होगा, ये डेल्टा चेन से बना होगा, और ये एप्सिलॉन चेन से बना होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट, क्या ये दोनों अल्फा है तो हम इसको नाम देंगे ए मींस अल्फा, तो आईजीए इस एंटीबॉडी का नाम आएगा। क्या ये दोनों गामा चेन के बने हैं तो दोनों का इस एंटीबॉडी का नाम आएगा आईजीजी। क्या ये एंटीबॉडी डी आईजीडी है, डेल्टा चेन से बना है, तो आईजीडी का नाम बनेगा अकॉर्डिंगली। तो इसी तरीके से हमने देखा जो लाइट चेन होती है, ये दो चेन टाइप के बने होते हैं, या तो ये कापा होगी, या तो ये शाबाश, या तो ये लैम्बडा होगी। यहां तक बात समझ आइए। तो आई होप कि बच्चे ये थोड़ा सा किसी हद तक जस्टिफाई हुआ होगा स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी। बाकी कमेंट में अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि कहीं पे कोई पॉइंट स्किप हुआ या ऐड करने की जरूरत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लस जाते जाते आप मुझे बता देंगे कौन सा एंटीबॉडी ऐसा होता है जो इनिशियल डेज ऑफ द मदर्स ब्रेस्ट फीड में होता है। जैसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम के इनिशियल, कोलेस्ट्रम जो होता है ब्रेस्ट फीडिंग में जो इनिशियल डेज होते हैं, कौन सा इम्यूनोग्लोबिन कोलेस्ट्रम में पाया जाता है। नंबर 2 कौन सा एंटीबॉडी मदर का प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे के ब्लड में जा सकता है। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा एंड थैंक यू।